हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो इस वीडियो में टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं और टॉपिक है हमारा गॉस थ्योरम। और आज हम गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे और इसका आज हम प्रूफ भी पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल भी डिस्कशन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत कई बार आपकी पूछी गई है प्रीवियस पेपरों में। तो गॉस थ्योरम देख लेते हैं। इट स्टेट दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज क्यू एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। इसको आप डेफिनेशन को समझ लीजिए जो मैंने आपको बताई है गॉस थ्योरम की। जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई ई से डिनोट कर रहे हैं, वो क्या होगा, किसी क्लोज्ड सरफेस की यदि हम बात करते हैं, एक क्लोज सरफेस लेके चलते हैं, जो फ्लक्स होगा वो नेट चार्ज की, जो आपका नेट चार्ज आप लेके चल रहे हो, नेट चार्ज उसको आप डिवाइड करोगे एप्सिलॉन नॉट से। मतलब इसका मीन समझ लीजिए, क्योंकि फ्लक्स के बराबर मैंने बताया था E इंटू डी ए, ये आपका आया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो E इंटू डी ए जो था, जब आप इसे क्लोज इंटीग्रेशन की बात कर रहे थे, तो क्लोज सरफेस के जब हम बात करेंगे तो क्लोज सरफेस जो इक्वल होगा Q टाइम्स का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। और यही जो कहलाता है गॉस थ्योरम कहलाता है, या इसे गॉस थ्योरम भी कह सकते हैं या गॉस लॉ भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको आप गॉस लॉ भी कहते हैं। ठीक है, तो वेयर एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये प्रोबेबिलिटी कहलाती है। और ये जो मैंने आपके ऊपर जो लिखी है, ये आपकी इंटीग्रल फॉर्म है, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम जो लिखी हुई है, ये आपकी इंटीग्रल फॉर्म है। अब यहाँ पर हम प्रूफ देख लेते हैं गॉस लॉ का, किस तरीके से हम प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर हम प्रूफ भी देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो एप्लीकेबल है ये सिर्फ क्लोज्ड सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। तो क्लोज सरफेस ये आपका बना हुआ है, इसके अंदर एक पॉइंट ओ पर पॉइंट प्लस चार्ज इस प्लस का क्यू चार्ज है, और कहीं पॉइंट P है आउटसाइड सरफेस पर। तो यहाँ पर आपको फ्लक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पर आप फ्लक्स फाइंड आउट करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन प्लस क्यू के कारण बाहर की ओर हो जाएगी। इसके एरिया आप DA लेके चले, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर। और ये जो स्मॉल एरिया है इस तरीके से, ये आपका d ओमेगा है। और यहाँ से प्लस क्यू जो चार्ज है और यहाँ से P तक की जो डिस्टेंस है, ये आपकी स्मॉल r है। ठीक है, तो आपको मैंने जो ऑरली बताया इसको हम लिख के समझाएंगे। लेट अस कंसीडर ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू सिचुएटेड एट O इनसाइड ए क्लोज्ड सरफेस A। तो इसका जो टोटल जो सरफेस है उसका जो एरिया A है, और जो पॉइंट चार्ज है वो क्या है आपका प्लस Q है। लेट DA बी ए स्मॉल एरिया एलिमेंट, स्मॉल एरिया एलिमेंट है जो हम इसकी बात कर रहे हैं, सराउंडिंग ए पॉइंट P ऑन द सरफेस। लेट OP बराबर R, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको आप R कहोगे। द एरिया एलिमेंट में बी रिप्रेजेंटेड बाई ए वेक्टर DA वेक्टर, तो इसको हम क्या कहते हैं, DA वेक्टर कहते हैं। ड्रॉन आउटवर्ड अलोंग द नॉर्मल टू द एलिमेंट। The total normal electric flux through the area element DA is d phi E बराबर E वेक्टर इंटू DA वेक्टर। अब डॉट प्रोडक्ट होता है तो एंगल कैसा आता है, कोस आता है, तो इसको हम बोलते हैं EDA cos थीटा बोलते हैं। ठीक है, EDA cos थीटा। तो थीटा क्या है, इसके बीच का एंगल है, किसके बीच में, E के बीच में और DA जो आपका एलिमेंट है, इसी एंगल को आप थीटा कहोगे। ठीक है, तो ये एंगल बीच का है तो इसलिए हो जाएगा DA cos थीटा। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड DA वेक्टर। तो दोनों के वेक्टर के बीच का एंगल थीटा होता है। ठीक है, इसको आप लिख लोगे d फाई। E क्या है आपका, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो आप यहाँ लिख दोगे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और अपॉन में R स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका DA cos थीटा हो गया। तो यहाँ से आपको एक थोड़ा सा पता लग रहा होगा, DA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर है, इसे हम सॉलिड एंगल बोलते हैं, जिसे आप d ओमेगा से डिनोट करते हो। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 2 में। बट DA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर इज द सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल को d ओमेगा कहते हैं, सबटेंडेड बाई द एरिया DA एट ए पॉइंट O। तो पॉइंट O पर ये जो d ओमेगा है इसका एरिया है, तो इसे बोलते हैं DA cos थीटा अपॉन में R स्क्वायर।
तो वहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर की, उसे हम डी ओमेगा बोलते हैं। डी ओमेगा इज कॉल्ड ए सॉलिड एंगल। ठीक है, अब हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर स्मॉल के लिए बात की थी, अब टोटल के लिए बात करेंगे। द टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसको हम फाई ई से डिनोट करेंगे, थ्रू द एंटायर सरफेस ए इज फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपका बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन का सिंबल लगाओगे क्योंकि आप टोटल के लिए बात कर रहे हो, क्लोज सरफेस के लिए, और डी ओमेगा। और जो क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा होता है ये आपका होता है 4 पाई के इक्वल होता है, जो आपका एंगल सबस्टेंडेड हो रहा है सॉलिड एंगल से, तो ये वैल्यू आती है आपकी 4 पाई। द सॉलिड एंगल सबस्टेंडेड बाय द एंटायर क्लोज्ड सरफेस ए ऑन द पॉइंट ओ, तो यहाँ पर वैल्यू आप पुट करोगे, ये 4 पाई आ जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो फ्लक्स हो जाएगा आपका फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही क्या है, आपकी गॉस थ्योरम है, या गॉस लॉ भी आप कह सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, इसके बाद मैं एक आपका एग्जाम्पल डिस्कस कर देता हूँ। इससे पहले भी मैं कुछ पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ कि वो गॉस थ्योरम है वो किस किस के लिए एप्लीकेबल है, या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। गॉस लॉ जो आपकी वैलिड होती है वो आपकी क्लोज सरफेस के लिए वैलिड होती है, ये शेप और साइज पर मैटर नहीं करती है। फर्स्ट पॉइंट आपका ये है कि गॉस लॉ जो एप्लीकेबल है ये सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल है, ये शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करती है। सेकेंड पॉइंट, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through a closed surface depend upon the net charge enclosed by the surface। बेसिकली जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो आपका जो डिपेंड करेगा, जो क्लोज्ड सरफेस आप लेके चल रहे हैं, जो अंदर चार्ज है सिर्फ उसी पर डिपेंड करेगा। ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पोजिशन ऑफ द चार्ज इनसाइड द सरफेस, ना कि पोजिशन पर डिपेंड होगा। और इट मे बी एनीवेयर विद इन द क्लोज्ड सरफेस, ये क्लोज्ड सरफेस पर कहीं पर भी आपका हो सकता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्लोज सरफेस के डिपेंड पर होगा, लेकिन सरफेस के अंदर होना चाहिए, कहीं पर भी हो सकता है, पोजीशन में कहीं पर भी हो सकता है, इनसाइड जो सरफेस आप लेके चल रहे हो वहाँ पर किसी भी पॉइंट पर आपका हो सकता है। ठीक है, जो आप क्लोज सरफेस लेके चले। थर्ड पॉइंट, the net electric flux of charge, the net electric flux through a closed surface due to the charge outside the surface is zero। जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा क्लोज्ड सरफेस के कारण, और जो बाहर है, बाहर के कारण जो टोटल सरफेस पे होगा वो चार्ज कितना होगा आपका, जीरो होगा। तो सरफेस की यदि हम बात करेंगे तो आपका चार्ज कितना होगा, जीरो होगा। फोर्थ पॉइंट, द चार्ज Q इन द गॉस थ्योरम इज सम ऑफ द ऑल चार्जेस। हम जो बात करेंगे गॉस थ्योरम में ऑल चार्जेस की बात करेंगे। कौन से ऑल चार्जेस, जो आप क्लोज्ड सरफेस लेके चल रहे हो उस चार्ज के अंदर जितने भी चार्जेस हैं वो ऑल चार्जेस की हम बात करेंगे। ये जो Q आया है ये टोटल चार्ज आया, जो आप क्लोज्ड सरफेस के अंदर बात की गई थी, ये चार्ज वही है आपका। तो फाई ई बराबर हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद एक आपका एग्जाम्पल जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, एग्जाम्पल 1.11, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है अपने आप में, क्वेश्चन आया हुआ भी है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपके पास। द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन फिगर ई एक्स बराबर अल्फा एक्स की पावर हाफ, ई वाई और ई जेड बराबर 0 दे रखा है, इन विच अल्फा बराबर जो वैल्यू दे रखी है 800 न्यूटन पर कूलम मीटर की पावर -2। कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब, आपसे फ्लक्स पूछा गया है क्यूब का। बी पॉइंट में पूछा गया है द चार्ज विद इन द क्यूब, चार्ज पूछा गया, एज्यूम डेट अल्फा बराबर 0.1 मीटर। तो अल्फा बराबर आपके पास गिवन है 0.1 मीटर। तो अब ये डायग्राम आपके पास गिवन है, इस डायग्राम में जो बना हुआ है ये आपका क्यूब है। तो क्यूब की कंडीशन होती है, इनके तीनों साइड आपकी इक्वल होती हैं, और ये डिस्टेंस जो है ए ही डिस्टेंस पर है, मतलब साइड भी इक्वल, ये भी आपकी ए है, ये भी है और ये भी ए है। और इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस भी हमारी
ए है। और ये कैसा सरफेस है आपका, ये सरफेस आपका राइट हैंड सरफेस है, ये कैसा सरफेस है आपका लेफ्ट हैंड सरफेस है। तो हम दोनों सरफेस के लिए यहाँ पर क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों सरफेस के कारण ही आएगा जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आएगा, क्योंकि यही आपके दोनों सरफेस एक्स एक्सिस में पड़ रहे हैं, क्योंकि वाई और जेड में तो दोनों जीरो दे रखे हैं, तो इसलिए जो आएगा राइट और लेफ्ट सरफेस की वजह से कंट्रीब्यूशन आएगा, ठीक है। तो पहले हम क्या काम करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद फ्लक्स निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लेफ्ट सरफेस, तो लेफ्ट सरफेस आपका ये वाला है, राइट सरफेस आपका दिस साइड। तो लेफ्ट सरफेस के लिए वैल्यू दे रखी है ई एक्स बराबर अल्फा एक्स की पावर हाफ। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी ये है, एक्स की जगह वैल्यू पुट कर दोगे तो ए आ जाएगा, तो अल्फा ए की पावर हाफ। इसी तरीके से आप राइट फेस के लिए निकालोगे, राइट फेस आपका ये वाला है, तो लिखोगे द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द राइट फेस ई आर बराबर लिखोगे अल्फा एक्स की पावर हाफ, एक्स की जगह वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए तो आपकी ऑलरेडी है, और ये वाली भी डिस्टेंस कितनी है आपकी ए है, तो ए कितना हो गया आपका 2a हो गया, अल्फा 2a की पावर हाफ हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर तो निकाला लेफ्ट के लिए, ये आपका राइट के लिए हो गया। आप क्या निकालोगे, करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स आर, तो फाई एल कितना होगा, मतलब लेफ्ट के लिए निकालोगे, अब फ्लक्स फाइंड आउट करोगे, तो फ्लक्स फाइंड आउट फ्लक्स का फॉर्मूला कितना होता है, ए इंटू डेल्टा एस आप कह सकते हो। तो आपने लेफ्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला तो आप क्या लिख सकते हो, ई एल डेल्टा एस, मतलब कि एन कैप लिखोगे क्योंकि डायरेक्शन आपकी यूनिट वेक्टर इस साइड है, तो डेल्टा एस ई एल एन कैप, इस तरीके से डेल्टा एस आपका ऐसे ई एल आप पुट कर दोगे, तो इनके दोनों के बीच में जो एंगल होगा ये कॉस थीटा होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है ये जो आपका यूनिट वेक्टर है, तो आपका कॉस थीटा और थीटा की जो वैल्यू होगी वो 180 डिग्री होगी। क्यों होगी 180 डिग्री, वो आपकी इस वजह से होगी क्योंकि जो लेफ्ट सरफेस है उसकी डायरेक्ट वो इधर आप लेके चल रहे हो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है आपका इस साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, और जो सरफेस है वो आपका एक्स एक्सिस में पॉजिटिव इधर की ओर है, ठीक है। तो पॉजिटिव की ओर हम मान के चलेंगे, क्यों आपका पॉजिटिव साइड है और लेफ्ट सरफेस आपका इधर है, तो इस वजह से जो एंगल हुआ वो आपका 180 डिग्री हो गया। तो 180 डिग्री कॉस 180 बराबर हो जाता है -1, तो माइनस ई एल डेल्टा एस हो जाएगा। माइनस ई एल डेल्टा एस मतलब जो आपका एस क्या होता है आपका सरफेस होगा, और इसका जो एरिया ऑफ सरफेस, एरिया कितना होता है आपका ए स्क्वायर, ठीक है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस ई एल की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दोगे, माइनस अल्फा ए की पावर हाफ ए स्क्वायर और 1/2, और जब आपका 2 का आप ऐड करोगे तो 5/2 आ जाएगा, तो अल्फा ए की पावर 5/2 आ जाएगा। इसी तरीके से आप किसके लिए निकालोगे, इसी तरीके के लिए राइट हैंड के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करोगे, तो ई आर डेल्टा एस एज इट इज डेल्टा एस ई आर डॉट एन आर कैप ई आर डेल्टा एस कॉस थीटा। इसमें आप देखोगे राइट के लिए हम इधर के लिए बात करेंगे, तो इधर सरफेस है और सरफेस भी आपका इस साइड है, और जो डिस्टेंस है वो भी आपकी इधर है, मतलब इस सरफेस की हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इसको हम मान के चलेंगे, इस साइड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर, तो इस वजह से जो थीटा बराबर होगा, थीटा बराबर 0 हो जाएगा, तो कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो ई आर डेल्टा एस की वैल्यू ए स्क्वायर होती है, एरिया ऑफ सरफेस, ठीक है। ई आर की वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट करी थी, अल्फा 2a की पावर हाफ, ये वैल्यू आपने यहाँ पर पुट कर दी, और 2 की पावर हाफ तो ये हो गया, ए की पावर 1/2 ए स्क्वायर, तो 2 प्लस हाफ कितना होगा, एलसीएम ले लोगे 2, तो इसका हो जाएगा 2 + 2 4 + 1, तो 5/2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका राइट के लिए भी आ गया फ्लक्स। अब नेट फ्लक्स निकालोगे तो 5 बराबर 5r + 5l, अब देख रहे हो दोनों आपके अपोजिट हैं, तो राइट, तो इसमें क्या लिखोगे, ये वाला, तो इसको दोनों को आप ऐड करोगे, अल्फा 2 की पावर हाफ ए 5/2 माइनस अल्फा ए की पावर 5/2, इसमें आपका कॉमन आ जाएगा, अल्फा ए की पावर 5/2 आपने कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर आपका होगा 2 की पावर हाफ, 2 की पावर हाफ को आप √2 लिख सकते हैं, तो √2 - 1, √2 की वैल्यू होती है 1.414, इसमें आप सब्ट्रैक्ट करोगे, इसको आप वैल्यू पुट करोगे, अल्फा की वैल्यू 800, ए की वैल्यू आपके पास 0.1 मीटर गिवन है, ये वैल्यू पुट कर दोगे, तो आप जब सोल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी किसके लिए वैल्यू है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए आ गई। अब यदि आपसे क्वेश्चन बी पार्ट में आपसे पूछा गया चार्ज, तो चार्ज की वैल्यू, तो 5 बराबर होता है Q/ε0, Q बराबर हो जाएगा आपका 5 की मल्टीप्लाई ε0 से हो जाएगी, ठीक है। तो Q बराबर 5ε0, 5 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, ε0 की वैल्यू सभी को मालूम है 8.85 × 10⁻⁻12 होती है,
इसके आप मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद 9.27 इंटू 10⁻⁻12 कूलम, तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसी पे बेस आपको एग्जाम्पल नंबर 1.12 करना है। एज इट इज़ क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।